हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम पूरा इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। देखेंगे उसमें कुछ जितने भी आईजीओ हैं हमारा, इसमें देखेंगे इंटर मॉनेटरी फंड IMF और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री यानी कि ओपेक के बारे में हम पूरा डिटेल इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन? इसे अंतर सरकारी संगठन कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? जो हमारा आईजीयू है, अंतर सरकारी संगठन, इस शब्द का जो अर्थ है वो संधि द्वारा निर्मित है, यानी कि एक ट्रीटी से इन्वॉल्व हुआ है। टू और मोर जो नेशन है हमारे, वो आपस में क्या करते हैं, एक सद्भावना पूर्वक एक गुड फेथ में आके अपने कॉमन इंटरेस्ट के साथ एक ट्रीटी बनाते हैं और क्या करते हैं, एक मतलब कि म्यूचुअल इनका ट्रीटी रहती है जिसमें कुछ इश्यूज रहते हैं, लीगल सेंस रहती है, इसके बारे में वो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा मान लेते हैं जो हमारा G8 है, यानी कि वो ग्रुप 8 है, वो 8 नेशन का एक क्या है, एक पूरा एक ग्रुप है जो कि एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे हर साल क्या होती है, इसमें बातचीत होती है, इसमें हर साल समिट्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल से रिलेटेड, इन सारे में डिस्कशन होता है। ठीक है, आईजीओ भी सेम उसी तरह है, वो फॉर्म हुआ था एक ट्रीटी के थ्रू कुछ एडवांटेजियस पर्पज से, जिसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ नेशन है वो इकट्ठा होते हैं और इंटरनेशनल लॉ पे कुछ सब्जेक्ट मैटर पे एग्रीमेंट करते हैं, उससे रिलेटेड बातें करते हैं। जैसे कि कुछ भी लागू करना हो या कुछ भी समझौता करना हो, कुछ भी एग्रीमेंट करना हो, तो इन सारी चीज़ों के बारे में वो क्या करते हैं, एक जगह बैठ के इकट्ठा होके और इन चीज़ों पे चर्चाएं करते हैं। ठीक है, कुछ मतलब कि लॉ से रिलेटेड वो क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो ये होता है हमारा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, पर्पस क्या है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का? तो इसका मेन पर्पस है टू international governmental organization will create a mechanism toward inhabitant to work more successfully together in their area of peace and security, and also to deal economic and social question in current era of increasing globalization and interdependence of nation. Intergovernmental organization have came to play a very significant role in international political system and global governance। यानी कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन है, इसका जो मुख्य जो उद्देश्य होता है वो, जैसे जितने भी हमारे पीपल है, सिटीजन है, जितने भी निवासी हैं, उनको एक जैसे कि पीस देना, शांति देना, उनको सुरक्षा देना, इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे काम करना उनके लिए, एक ऐसा मतलब कि कुछ भी ऐसा उनके लिए बनाना जिनसे उनको कंफर्टेबल फील हो, सुरक्षित वो महसूस कर सके। साथ ही अगर देखा जाए तो बहुत सारे ग्लोबलाइजेशन है, जो कि बहुत सारे कंट्री ग्लोबलाइज हो रही हैं, तो ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ रहा है, लोगों में एक दूसरे से लोग कनेक्टेड हो रहा है, तो उस नाते बहुत सारे क्वेश्चन है उसका निपटारा करना, जैसे आर्थिक सामाजिक से लेकर पहलुओं पे बात करना। इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, जिसका मेन जो काम होता है, जितने भी वैश्विक शासन हैं उनके, जो भी हमारे राष्ट्र अंतर सरकारी संगठन है, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं लोगों को कनेक्टेड होने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, उनको पीस एंड सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल कवर करता है मल्टीपल इशूज इन्वॉल्व गवर्नमेंट से रिलेटेड, एनी रीजन से, वर्ल्ड से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए ऑफिस हो गया, अमेरिका का कार्यालय भी इसमें शामिल हो सकता है। जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है, सबसे पुराने आईजीओ में से एक है, इसमें से जो राष्ट्र है में से एक संघ का स्थान लिया है। ठीक है, अगर देखा जाए पुराने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन या हमारा उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन, नाटो जिसे हम कहते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन फाउंडेड इन 1874, ये सारी जो चीज़ें हैं एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही तो काम करती हैं। इनका मेन पर्पस क्या है? आपने कभी सोचा कि ये क्यों बनाई जाती हैं? ये बना ही इसलिए जाती हैं क्योंकि ये सारी ट्रीटें, क्योंकि लोगों को हर जगह देखा जाए तो लोगों को पीस चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है, अगर देखा जाए वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो लोगों में अनस्टेबिलिटी भी तो बढ़ती है,
डर का माहौल है, टेररिज्म का माहौल है, ऐसी कौन सी कंट्री है जो डोमिनेट कर लेगी दूसरी कंट्री को। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करती है, हमारी पीस को, सिक्योरिटी को अनस्टेबल कर देती हैं। इसी वजह से एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो इन सारी चीज़ों की देख रेख करे और हमें इन सारी चीज़ों से बचाए। तो ये सारे संगठन हैं। और जैसे हमारा अगर देखा जाए एक और है तो जो बात करेंगे, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक हो गया, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड से रिलेटेड, फ्री ट्रेड करने के लिए ये मतलब कि हमें क्या करती हैं, रिकग्नाइज करती हैं। ओके, अब देखते हैं टाइप ऑफ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 4 तरह की इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज होती हैं, ठीक है, जो कि लिमिट एक्टिविटी होती है इंटरपोल से रिलेटेड, कुछ स्पेसिफिक फील्ड में ये गवर्नमेंट काम करती है। ओके, रीजनल देखा जाए तो जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, अपने खुद रीजन, अपने यूरोपियन रीजन में ये क्या करती हैं, अब मेंबरशिप है इनकी और वहीं पे ये काम करते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नाटो हो गया, जिसमें नाटो में जितने कंट्री इन्वॉल्व हो गए वो उसी कंट्री को फोकस करेगी, उसी की सिक्योरिटी की बात करेगी और किसी कंट्री की सिक्योरिटी की बात नहीं करेगी। जनरल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो हमारा यूएन है, यूनाइटेड नेशन, वो एक वाइड वैरायटी को कवर करता है। जैसे कि यूएन में देखा जाए 192 लगभग कंट्री हैं उसमें, तो वो यूएन जो है 192 कंट्री की बात करेगा, उनके पीस, सिक्योरिटी, हर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, ठीक है, जितने भी हैं सारी वैरायटी के जितने टॉपिक्स हैं वो कवर करेगा, ठीक है। इस पे चर्चाएं होंगी, इस पे डेवलपमेंट की बात होगी। तो ये हो गया हमारा डेवलपमेंट ऑफ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। इसमें 190 मेंबर हैं लगभग, जो कि ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन और को सिक्योर करने, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को फैसिलिटेट, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने और हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, और सबसे ज़्यादा जरूरी कि पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए वर्ल्ड ज़्यादा से ज़्यादा काम करती है। और जितने भी वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड जितने भी काम है और उनसे उसके रिसोर्सेज से जितने भी उनके काम होते हैं वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड देखती है, ठीक है। यानी कि देखा जाए तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए देखा जाए, प्रमोट करती है, हाई एम्प्लॉयमेंट की बात करती है ये, और गरीबी को रिड्यूस करने के लिए, पुअर कंडीशन जितनी भी हमारी कंट्री हैं, अफ्रीकन कंट्री होगी, एशियन कंट्री, ये सारे पुअर डेवलपिंग कंट्री हैं, तो इन सब पर फोकस करती है। अगर किसी को फंडिंग की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, तो ये उन्हें क्या करती है, पैसा देती है, ठीक है। फॉर्म हुआ था 1944 में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में। फैमिलीज का जो आइडिया इन्होंने हैरी डेक्स्टर वाइट एंड जॉन मेयॉन्ट किन्स ने दिया था पहली बार, जो कि पहली बार यहाँ पे 1945 में 20 मेंबर कंट्री यहाँ पे मतलब कि पहली बार यहाँ पे आए थे। इनका गोल है रिकंस्ट्रक्टिंग द इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम। ओके, ये प्ले करता है एक सेंट्रल रोल मैनेजमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। जितनी भी हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस से हो गया, जितनी भी हमारी पेमेंट डिफ़िकल्टी होती हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस से रिलेटेड, वो उनको कवर करती है, उन्हें पैसा देके उन्हें स्टेबल बनाती है। ओके, मैंने पहले बताया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो, जिसको शॉर्ट में हम आईएमएफ कहते हैं, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। जो भी मान लीजिए कोई भी ऐसा देश है जो कि आर्थिक संकट में फंसता है, जिसको फाइनेंशियल नीड पड़ती है, ठीक है, उन देशों की ये मदद करता है, ठीक है। ये एक जिसको इसको लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बोला जा सकता है, यानी कि ऋणदाता का अंतिम जो मतलब स्थल होता है, ये यही है। अगर किसी के पास, किसी कंट्री के पास कोई पैसा नहीं है तो वो इन्हीं के पास जाती है, ठीक है। कोई ऑप्शन अगर लास्ट बचता है तो ये है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ठीक है। ये सबकी हेल्प करता है। और अगर कोई और देश है, ठीक है, जिसके पास कोई रिसोर्स नहीं, कुछ फंडिंग नहीं है, फाइनेंशियल कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो सबकी हेल्प करता है, ठीक है। जो आईएमएफ है उसका उद्देश्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली की स्थिरता को सुनिश्चित करना होता है, तथा ये क्या करती हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देती हैं। यह जैसे भुगतान संतुलन की समस्या से जो भी हमारा देश जो है, कोई भी वर्ल्ड का देश है, वो जूझता है, उनको मतलब कि फेस करता है, पेमेंट की प्रॉब्लम होती है, कोई भी ऐसा
तकनीकी सहायता चाहिए या नीति सलाह चाहिए, तो वो उनको सारी चीज़ें क्या करता है, प्रोवाइड्स कराता है। तो ये होता है हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ IMF। स्ट्रक्चर की बात करें तो बोर्ड ऑफ गवर्नर, यानी कि IMF का जो सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, जिसमें से जो जितने भी प्रत्येक सदस्य देश हैं, वो भी जितने भी देश हैं उनमें से क्या होता है, एक गवर्नर नियुक्त किया जाता है और एक वैकल्पिक गवर्नर होता है उसमें। ठीक है, एक गवर्नर अपॉइंट होगा और उसमें से एक वैकल्पिक गवर्नर होगा। ओके, अल्टरनेटिव गवर्नर और एक गवर्नर, याद रखिएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी एक होगी IIFC, जिसमें IMF के जितने भी कार्य होंगे, सलाहकार और बोर्ड ऑफ गवर्नर वो रिपोर्ट करता है उस पर। एग्जीक्यूटिव ब्रांच देखा जाए तो IMF का मुख्य जो निर्णय लेने वाला निकाय, उसमें से 24 कार्यकारी निदेशक होते हैं, जिसमें 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उस पर कंसिस्ट होते हैं। मैनेजिंग एक डायरेक्टर होता है। IMF के मुख्य जो भी कार्यकारी अधिकारी के स्टाफ में, जिसके अर्थशास्त्री हो गए, उसमें से होते हैं लॉयर हो गए, इकोनॉमिस्ट हो गए, अदर प्रोफेशनल होते हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल शामिल होते हैं, जो देश जितने भी सदस्य देशों के क्या करते हैं, उनके पॉलिसी एडवाइस और मेंबर जो भी एनालिसिस है, रिसर्च है, उनसे रिलेटेड वो क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं और उनको मतलब एडवाइस देते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ IMF देखा जाए तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वित्तीय स्थिरता जिसको बोलते हैं। IMF जो है वो प्रमोट करता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, मॉनिटर करता है ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डेवलपमेंट को, प्रोवाइड करता है सर्विलेंस, वित्तीय संकट को हल करने में सहायता करता है, और अंतर्राष्ट्रीय जितने भी वित्तीय हैं हमारे उनको रिजॉल्व करता है, फाइनेंशियल क्राइसिस को। ठीक है, यानी कि उनकी स्थिरता को बढ़ावा देता है। अब देखा जाए इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, IMF जो है वो व्यापक जो भी आर्थिक नीति है, वित्तीय क्षेत्र हो गया, विनियम और शासन जैसे क्षेत्रों में तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करके जो अन्य सदस्य हैं देशों में आर्थिक वृद्धि के विकास की रिपोर्ट करता है। ठीक है, अब है पॉवर्टी रिडक्शन की बात की जाए तो IMF का जो मेन वर्क है वो रिड्यूस करना पॉवर्टी को डेवलपिंग कंट्री में सबसे ज़्यादा, और उनकी पॉलिसीज को सपोर्ट करना, प्रमोट करता है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। ओके, अब देखा जाए फंक्शन ऑफ IMF। मैंने पहले ही बताया लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होता है। IMF act as a lender of last resorts for country facing economic crisis when country cannot obtain financing from other resources such as private market or other international institution. The IMF may step in to provide emergency loan. यानी कि अगर कोई कंट्री है जो फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही होती है, उनको रिसोर्सेज मतलब सोर्सेस की ज़रूरत होती है, ठीक है, कोई भी ऐसा इमरजेंसी लोन की ज़रूरत है, तो ये सबको क्या करता है, सबको लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जो भी आर्थिक संकट का जो भी सामना करते हैं जब कोई देश, जैसे निजी व्यापार हो गया, अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्था जैसे अन्य स्रोत भी हो गए, ठीक है, उन सबको क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है इमरजेंसी टाइम पे। टेक्निकल असिस्टेंट एंड ट्रेनिंग, यानी कि तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण। IMF जो है सदस्य देशों को व्यापक जो भी आर्थिक नीति है, वित्तीय क्षेत्र है, विनियम और जो भी शासन सहित विभिन्न जो क्षेत्रों में तकनीकी सहायता है उसको क्या करती है, प्रशिक्षण प्रदान करती है। ठीक है, ओके, अब देखा जाए सर्विलांसेस एंड पॉलिसीज, निगरानी और नीति सलाह जो भी है। IMF जो मॉनिटर करता है ग्लोबल इकोनॉमिक को, फाइनेंशियल डेवलपमेंट में प्रोवाइड करता है पॉलिसी फॉर एडवाइस टू मेंबर कंट्री एंड हाउ टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, यानी कि वो एडवाइस भी देता है बहुत सारे कंट्री को कि आप कैसे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं अपने कंट्री की। फोरम ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात की जाए तो IMF प्रोवाइड करता है फोरम ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्राइसिस। IMF जो है आर्थिक और मुद्दों पर क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करता है, एक ठीक है, ये फोरम प्रोवाइड कराता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, देखते हैं ओपेक, ओपेक जिसे बोलते हैं शॉर्ट में। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री ओपेक का एक ग्रुप है, जिसमें 13 मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन जो है समूह है इनका जो की पॉइंट्स है, जो गोल है वो
जैसे कि हमारे जो यूनिफाई करना कंट्री को, जैसे कि अपने जो भी उनके सदस्य हैं, जिसमें पेट्रोलियम जो भी नीतियाँ बनती हैं, ठीक है, जिसमें भी पेट्रोलियम पॉलिसी जितनी भी बनती हैं, उनका क्या करना, उनको इंश्योर करना, स्टेबलाइज करना ऑयल प्राइस को इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में। यानी कि मान लीजिए हमारा ये पेट्रोल हो गया, ठीक है, डीजल हो गई, ये जितने भी ऑयल होते हैं, निकलते हैं, तो ये जितनी भी कंट्री आपस में एक ग्रुप बनाई हुई हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री की, वो क्या करती हैं, जिसमें जो 13 मेजर हमारी कंट्री हैं, वो क्या करती हैं, एक ग्रुप बनाई हुई हैं, और वो क्या करती हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं, यूनिफाई करती हैं पेट्रोलियम पॉलिसी से रिलेटेड। वो कंट्री जो है वो क्या करती है, इंश्योर करती हैं ऑयल के प्राइसेस की स्टेबलाइजेशन के लिए। यानी कि क्या करती हैं, मान लीजिए पेट्रोल के प्राइस क्या होनी चाहिए, ठीक है, उसका दाम क्या होना चाहिए इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में, ये सारे इंश्योर कराती हैं भाई। अब ये जो ग्रुप है फाउंडेड हुआ था, इसकी स्थापना जो हुई थी सितंबर 14 1860 बगदाद इराक में। इसके जो करंट मेंबर हैं, अल्जीरिया हो गया, अंगोला हो गया, कैंगो हो गया, ठीक है, एक्टोरिलियम हो गया, गिनी हो गया, गैवान हो गया, ठीक है, फिर हो गया ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात। आप देख रहे होंगे ये जितनी भी कंट्री है, इनमें पेट्रोल ऑयल सबसे ज़्यादा निकलता है। ये पेट्रोलियम, यानी कि इनके पास सोना ही सोना है, एकदम डायमंड अगर जिसे कहा जाए तो ऑयल वाला डायमंड है, क्योंकि इन सारे जो कंट्री हैं ये ऑयल से ही मतलब कि तेल बेचकर ही अमीर हुई हैं, जितनी भी ये सारी कंट्री हैं, तो इसी वजह से अपना एक ग्रुप बना ली हैं। अगर देखा जाए इनका इंश्योरेंस तो ग्लोबल ऑयल प्राइस पे है, देयर प्रोडक्शन कोटा एंड एग्रीमेंट अमंग इट्स मेंबर। अगर की ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो तेल की कीमतों, मतलब जो भी हमारा प्राइस है, प्रिवेंट हार्मफुल अननेसेसरी फ्लक्चुएशन इन ऑयल प्राइस। तेल की कीमतों में जो भी हानिकारक और अनावश्यक उतार चढ़ाव को क्या करते हैं, रोकते हैं। इनका जो भी एक ग्रुप है। अब स्टेबलाइजर जो ऑयल है, इंश्योर करना फेयर रिटर्न, सिक्योर स्टडी इकोनॉमिक फॉर ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन। उचित जो भी लाभ है सुनिश्चित करना, इनका तेल जो भी उत्पादक देश है उनके लिए स्थिर आय सुनिश्चित करना होता है, ठीक है। अब देखा जाए एफिशिएंट सप्लाई की बात की जाए तो जो भी हमारे ये इंश्योर कराते हैं एंड एफिशिएंट इकोनॉमिक एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम एंड कंज्यूमिंग नेशन। जितने भी आर्थिक और नियमित जो भी आपूर्ति सुनिश्चित कराना भी इन कंट्री का मेन ऑब्जेक्टिव है। कुछ क्रिटिसिज्म भी है, मान लीजिए क्योंकि इन्हीं सारी कंट्री में ऑयल निकलता है। ऑयल तो हमको पता है ज़मीन से खोद के ही निकलता है, हर जगह तो वो पाया नहीं जाता है। इन सारी कंट्री में मेजर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन यही है, तो इनका मोनोपोली पावर हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से ऑयल शॉर्टेज होता है तो वे क्या करते हैं, अपने प्राइस को बढ़ा लेते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो ये सारी अपनी एक मोनोपोली अपना मनमानी ढंग से चलाते हैं, ये भी बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देखा जाए तो बहुत सारे अगर जियो पॉलिटिकल ऑयल से रिलेटेड डिसीजन होगा तो यही लेंगे, इनका ही सिग्निफिकेंट रहेगा उस सारी चीज़ों पे ऑयल से रिलेटेड। एनवायरमेंटल कंसर्न देखा जाए तो एनवायरमेंटल भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि मान लीजिए ऑयल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन तो इन्हीं कंट्री में हो रही है, तो खुदाई वगैरह करने से एनवायरनमेंट पे भी तो बहुत सारे असर पड़ते हैं। तो ये सारे क्रिटिसिज्म है हमारे ओपेक का। और देखा जाए नोट, ओपेक इन्फ्लुएंस द ग्लोबल ऑयल मार्केट हैज़ इवॉल्व ओवर टाइम, द ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू फेस चैलेंजेस इन मेंटेनिंग द मार्केट पावर। तो आज देखा जाए कुछ सालों में तो उसने इस ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे मतलब चैलेंजेस फेस किए हैं, क्योंकि ये इसका काम जो है मेंटेन करना मार्केट पावर को। ऑयल कुछ देखा जाए सालों में तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हुआ। इराक और ईरान जैसे कंट्री में अगर बीच में लड़ाइयाँ हुई तो उसने अपना ऑयल जो भी है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को रोक देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत इफ़ेक्ट डालती हैं हमारे इंटरनेशनल रिलेशन पे भी, मार्केट पर भी, ठीक है। तो ये सारे क्रिटिसिज्म है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे की वीडियो में हम देखेंगे WTO और एक और उसमें कवर करेंगे इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, और NGO को भी कवर करेंगे पूरा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को फॉलो ज़रूर करना। थैंक यू।